स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है। ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के आ सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की आप पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए और आज के इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ इसके बारे में आंसर भी बताऊंगा कि आप इसका एग्जैक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर ये प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप SOL दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, यहाँ पर आज आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रॉब्लम ऑफ प्रीलिम्बर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की विशेषता या प्रस्तावना क्या है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का आधार है। संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों व आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। दोस्तों जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो दोस्तों ये जो थी हमारी प्रस्तावना थी संविधान की, इस प्रस्तावना में हम इसको ऐड करेंगे। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित हुआ। हम भारत के लोग जो आपकी प्रस्तावना दी गई थी राष्ट्रीय नया संविधान अर्पित करते हैं के साथ पूर्ण हुआ। हमारा संविधान हमारे भारत के लोगों जनता के द्वारा बनाया गया। प्रस्तावना ने स्वतंत्र भारत में नागरिकों के लिए न्याय स्वतंत्रता और समानता प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों को सुनिश्चित किया। इसमें जनता सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई नहीं है, यानी कि जनता ही सर्वोच्च है। संविधान की सभी धाराओं का गठन प्रस्तावना के अनुसार ही होता है। प्रस्तावना हमें सामाजिक न्याय यानी कि जो सोशल जस्टिस की गारंटी देती है। तो दोस्तों हमने जो बात की वो की थी कि प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में जो वर्णित किया गया है वो क्या किया गया है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट इसमें बनाते हैं कि प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। दोस्तों भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रत्येक राज्य संप्रभुता संपन्न होता है। संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभ में जनता की सत्ता पर बल देते हैं। जनता ही संविधान का स्रोत है। संप्रभुता का अभिप्राय है कि सभी सरकारी संस्थाओं की अंतिम सत्ता जनता की इच्छा से उत्पन्न होती है जो संविधान में अभिव्यक्ति की गई है। समय समय पर होने वाले चुनाव द्वारा इस सत्ता का नवीनीकरण होता रहता है। प्रभुसत्ता संपन्न का मतलब है हम आंतरिक और बाहरी यानी दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल रूप से अपनी स्वतंत्रता सत्ता का पूरा उपयोग कर सकते हैं और नीति बना सकते हैं। हम अपनी विदेश नीति को बनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। प्रभुसत्ता का प्रयोग सरकार करती है। अब गणतंत्र क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों गणतंत्र से अभिप्राय है कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जनता राज्य का अध्यक्ष निश्चित समय के लिए जनता के द्वारा निश्चित समय के लिए चुना जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इंग्लैंड में राजतंत्र है। इंग्लैंड में देश राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत होता है, निर्वाचित नहीं होता। पहले ये नेपाल में भी होता था। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। इससे क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है। दोस्तों राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी को समानता के आधार पर सहायता प्रदान करेगा और धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाएगा। जैसे इसके एक उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंदिर या मस्जिद या चर्च में जा सकता है। ये इसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है भारत की संविधान की प्रस्तावना में। अब आता है इसी के अंदर हम ऐड करेंगे और सेकुलर स्टेट क्या है। राजनीतिक और धर्म में कोई संबंध ना हो। राज्य प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिक मानता है और नागरिकों को धार्मिक अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है और राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धार्मिक समूह का व्यक्ति नहीं मानता। आज आधुनिक युग में धर्मनिरपेक्षता ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा का रूप धारण कर लिया है। भारतीय लोकतंत्र में इसका महत्व और अधिक हो गया है
क्योंकि सामाजिक विविधता और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण भारत को स्वतंत्रता के समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए धर्मनिरपेक्ष समाज और धर्मनिरपेक्ष राज्य को अनिवार्य माना गया, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे वातावरण में ही राज्य का विकास हो सकता है। संविधान सभा के कई सदस्यों ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राज्य घोषित करने की मांग की, परंतु इस मांग को यह तर्क देते हुए मानने से इनकार कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान में अंतर्निहित है। इसी तरह समाजवाद तात्कालिक लक्ष्य नहीं था और स्वतंत्रता के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दोनों को प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों, ये हमने समझा कि धर्मनिरपेक्षता क्या थी। अब हम बात करते हैं इससे अगली हेडिंग की प्रस्तावना में जोड़ा गया जो शब्द है जो प्रस्तावना में है वो है बंधुत्व। बंधुत्व से अभिप्राय है कि हम सभी लोगों को आपसी भाईचारे के साथ कार्य करना है, सभी के लिए करना है। प्रस्तावना में इस बात पर बल दिया गया है कि देश के नागरिकों में बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित किया जाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान का आश्वासन प्राप्त होगा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को भी बल मिलेगा। बंधुत्व की ये मांग सब समान समझे जाएंगे, उनमें धर्म के नाम पर उन्हें अल्पसंख्यक कहकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बंधुत्व इसमें प्रस्तावना में ये विचार रखा था। अब आता है इससे अगला समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। समाजवाद से अभिप्राय लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में परिवर्तन की बात करते हैं। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर सभी का समान अधिकार है और उसे दिलाना है। समाजवाद का एक और प्रमुख लक्ष्य अमीर गरीब के बीच की खाई की जो है उसको कम करना है। समाजवाद चाहता है कि संसाधनों का वितरण समाज के हित में होना चाहिए और किसानों को जो उनकी दुर्दशा है उनमें परिवर्तन लाना है और भूमि सुधारों को लागू करवाना है, जिससे आर्थिक रूप से सभी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। दोस्तों, ये था सोशलिज्म, समाजवाद। इससे अगला आता है प्रस्तावना के अंतर स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। प्रत्येक नागरिकों को विचारों की और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। सही में स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र के नागरिकों के प्राकृतिक अधिकार माने जाते हैं और नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता होगी, अर्थात वे किसी भी धर्म को मानने या ना मानने, अपने धार्मिक विश्वास अथवा आस्था के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगले प्रस्तावना के अंदर आता है समानता यानी कि इक्वलिटी। समानता लोकतंत्र का मूल तंत्र होता है। राष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री, सार्वजनिक पदाधिकारी, साधारण नागरिक कानून के समक्ष सब समान होते हैं और वे सब देश के कानून के अधीन हैं। प्रस्तावना में इसे स्थिति की समानता कहा गया है। कानून का संरक्षण सबको प्राप्त हो, यह समानता का दूसरा पक्ष है। इसे प्रस्तावना में अवसर की समानता कहा गया है। प्रस्तावना में समानता के उद्देश्यों को शामिल करके भारतीय समाज को समतामूलक बनाने का संदेश दिया गया है। अब आता है इसमें न्याय। प्रस्तावना के अंदर कि सभी नागरिकों को यह आश्वासन दिया गया कि सार्वजनिक जीवन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें न्याय प्राप्त होगा। ये क्षेत्र हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना के संदर्भ में न्याय का 3 स्तरों पर समझा जा सकता है और न्याय के 3 पक्ष दर्शाए गए हैं। जैसा पहला है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय में आएगा कि इनके लिए दलितों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आर्थिक न्याय के अंदर आएगा कि इसको सुदृढ़ बनाने के लिए संभवतः 1976 में समाजवाद का लक्ष्य प्रस्तावना में जोड़ा गया। राजनीतिक न्याय में आएगा कि लोकसभा और विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया और महिलाओं के लिए 35% स्थान इन सभाओं में आरक्षित करने का विधेयक भी विचाराधीन है। अब इसमें आता है नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ कि न्याय का नकारात्मक या निगेटिव पॉइंट क्या है और पॉजिटिव पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नकारात्मक अर्थ क्या है। सामाजिक आर्थिक न्याय का नकारात्मक अर्थ उन कुछ धनी लोगों के लिए होता है जिनके विशेष अधिकारों में कटौती की जाती है, और सकारात्मक का अर्थ होता है कि इसका मानना है कि शोषित, गरीब और पुरुषों महिलाओं के पास जीवन में उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए पूर्ण अधिक और अवसर होने चाहिए। न्याय का लक्ष्य उन व्यक्तियों को न्याय दिलाना या जो समाज के निचले स्तर के लोग हैं, ताकि वो समाज में अपना विकास कर सके, उनको बराबर लाना और सभी के समान बनाना है। और इसमें लास्ट आता है पॉइंट जो आता है प्रस्तावना, वो आता है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है।
लोकतंत्र का अर्थ है जीवन जीने का एक तरीका। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और दूसरों के विचारों को सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। लोकतंत्र में ही कानून का शासन होता है। लोकतंत्र का नारा है समानता, स्वतंत्रता और न्याय। लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र आम आदमी के जीवन की एक पद्धति है। तो दोस्तों, ये हमने बात की पहले की प्रस्तावना क्या है, उसके बाद हमने समझा कि प्रस्तावना के अंदर क्या क्या बातें निम्नलिखित हैं, वर्णित की गई है। अब हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार ही संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में भारत के लोगों के कल्याण की बात की गई है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि प्रस्तावना यह भी बताती है कि जनता की आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए और उन्हें कौन सी सलाह देनी चाहिए, क्या उनकी गाइडेंस होंगी। प्रस्तावना में ये निहित है कि बेरोजगारी और गरीबी को दूर करेगा और सामाजिक न्याय की मांग करेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनाकर हम लिख सकते हैं कि प्रस्तावना में राज्य के समाजवादी स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। और इससे लास्ट वाले पॉइंट में हम लिखेंगे कि प्रस्तावना में यह भी वर्णित है कि राज्य का चरित्र कैसा होगा। दूसरे शब्दों में राज्य के क्या नियम और क्या आदर्श या लक्ष्य होंगे। और प्रस्तावना में यह भी वर्णित किया गया है कि शक्तियों का वितरण किस प्रकार होना चाहिए। तो दोस्तों, ये इसका महत्व था कि प्रस्तावना का हमने महत्व हमने लिखा, कुछ पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स में हमने बात की, आप बिल्कुल सेम ऐसे ही उसमें लिख सकते हैं। अब आता है इसका विश्लेषण। दोस्तों, एनालाइज करेंगे। अब हम एनालाइज के अंदर पॉइंट बनाकर लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है। समाजवादी लक्ष्यों को लेकर सिद्धांत बनाया गया, परंतु आज भी हम अमीर गरीब के बीच की खाई को कम नहीं कर पाए हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बनाकर हम लिखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन अभी भी सांप्रदायिक झगड़े होते रहते हैं और हीन भावना बहुत बढ़ रही है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का सिद्धांत भी है, लेकिन सही मायने में आम आदमी तक लोकतंत्र की सही पहुंच नहीं हो पाई है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, लोकतंत्र जैसे सिद्धांत होने के बावजूद इन सभी बातों से यह साफ होता है कि प्रस्तावना में कुछ कमियां भी हैं और उसमें सुधार की आवश्यकता है। तभी आम आदमी तक लोकतंत्र की पहुंच हो सकेगी और सांप्रदायिक दंगे कम होंगे और जो अमीर गरीब के बीच की खाई आज भी बराबर है उसमें भी कमी आएगी। तो दोस्तों, अब हमने बात की कि एनालाइज हमने किया, इसी तरीके से हमने इसकी प्रस्तावना के बारे में समझा। प्रस्तावना के अंदर जो वर्णित किया गया है संप्रभुत्व वगैरह, हमने इसके बारे में डिस्कस किया, उसका क्या महत्व है और उसका एनालाइज भी हमने किया। अब हम बात करते हैं इसमें लास्ट में निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की। इसमें आप बनाकर भी लिख सकते हैं या जो मैं बता रहा हूँ आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इसमें लिखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसे संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान का आधार प्रस्तावना ही है और हमारा संविधान प्रस्तावना के अनुसार काम करता है। प्रस्तावना में यह निहित है कि गरीबी को दूर करेगा और रोजगार और सामाजिक न्याय की मांग करेगा। प्रस्तावना भारत के लोगों के कल्याण की ओर अंकित करता है। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का एक स्रोत है, इसका एक भाग है। और प्रस्तावना यह भी स्पष्ट करती है कि राज्य का स्वरूप समाजवादी, पूंजीवादी, लोकतांत्रिक कैसा होगा, इसके बारे में वो डिस्कस करती है। तो दोस्तों, ये था आपका एक प्रॉपर आंसर। चलो अब तक के लिए इतना ही गाइज। अगर आपने अभी तक अपने सिलेबस से रिलेटेड सारी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाओ और अपने सिलेबस जो आपका रह गया है उस वीडियो को फटाफट देख लो ताकि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। तो गाइज़, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि आपका जो इतना बड़ा सिलेबस है इजीली आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इजीली इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप इसी तरीके से जो भी बुक्स के टॉपिक्स हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं बुक के, उनके आंसर लिखना चाहते हैं या एक प्रॉपर आंसर चाहते हैं, अगर आप भी अपने सेकेंड सेमेस्टर में टॉप करना चाहते हैं और या फिर बेस्ट आंसर एग्जाम में लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जिसका लिंक नीचे बड़े डिस्क्रिप्शन में है। तो आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो जाओ लिंक पर फटाफट वहाँ क्लिक करो और अपने आंसर की तैयारी करो। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब खैर।